नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरों में हम आपको देंगे ताजा अपडेट राजनीतिक घटनाओं से लेकर देश दुनिया के अहम मुद्दों तक। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को मिली बड़ी राहत की। इसके बाद जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी वोटर लिस्ट और राजनीतिक असर की। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान दौरे की पूरी कहानी और उसकी अहमियत। और अंत में हम याद करेंगे देश के महान मूर्तिकार राम सुतार को, जिनका निधन हो गया है। लेकिन इससे पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत लगातार हाई ग्रोथ के पथ पर चल रहा है, मस्कट में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पहुंचे ओमान, दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हुए हस्ताक्षर। कैची धाम के पास सड़क हादसा, श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो खाई में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत। मूर्तिकार राम सुतार का 100 साल की उम्र में निधन, स्टैचू ऑफ यूनिटी को किया था डिजाइन। लोकसभा से पास हुआ जी राम जी बिल, सदन में फाड़ी गई विधेयक की कॉपी। कश्मीर घाटी में मिलिट्री ट्रेन से पहुंचाए गए टैंक, हथियार भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि। आजम खान को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। नदिया में बीएसएफ का बड़ा ऑपरेशन, 6.7 मिलियन का सोना जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सोने चांदी की कीमत में आई मद्दी, 1,34,344 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 78 अंक टूटा, निफ्टी 25,900 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं गांधी परिवार को मिली बड़ी राहत की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का ताजा आदेश नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ा मोड़ लेकर सामने आया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सीधी भाषा में कहें तो कोर्ट ने फिलहाल इस केस को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है, जिससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केस खत्म हो गया? तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की असली कहानी। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस में विशेष जज विशाल का आदेश जारी किया। अदालत ने फिलहाल ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर सुनवाई करने से मना कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो अदालत ने अभी केस को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत ने आरोपों की सच्चाई या गलत साबित करने पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। मुख्य आधार तकनीकी था, यानी प्रक्रिया में कमी। कोर्ट का कहना है कि ईडी ने जिस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई शुरू की, उसमें एक अहम चीज गायब है और वो है एफआईआर। जी हां, पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आमतौर पर मूल अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के बिना ईडी की कार्रवाई टिकाऊ नहीं होती। अदालत ने माना कि सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर शुरू की गई प्रतिक्रिया इस स्तर पर ईडी की चार्जशीट को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी एफआईआर नहीं है, इसीलिए सुनवाई नहीं हो सकती। यही झोल है जिससे गांधी परिवार को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। वहीं एक और पेचीदा सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ निजी शिकायत से क्यों उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई। ईडी का कहना है कि क्या साधारण शिकायत नहीं थी और पहले ही अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। अब ईडी के पास 2 रास्ते हैं। पहला, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का इंतजार करे और दूसरा, ऊपरी अदालत में अपील करे। आपको याद दिला दें, इस मामले की शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से शुरू हुई थी। स्वामी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कांग्रेस नेतृत्व ने गलत तरीके से नियंत्रण किया है। स्वामी ने साफ कह दिया था कि उन्होंने केस वापस नहीं लिया है। अगली तारीख 18 अप्रैल 2026 तय है। वहीं अब इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट का आदेश सच्चाई की जीत है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे तकनीकी अड़चन बता रही है। हालांकि अभी तक गांधी परिवार के लिए सिर्फ तात्कालिक राहत है, क्लीन चिट नहीं। असली लड़ाई तब होगी जब नई चार्जशीट या अपील के साथ मामला अदालत में फिर से जाएगा। फिलहाल गेंद पूरी तरह से ईडी के पाले में है और सियासत के रंग मैदान में जम चुके हैं। एफआईआर का अभाव
फिलहाल उनकी तरफ का फायदा है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले महीनों में तय होगी। देखना होगा ईडी अगले कदम में क्या करती है और राजनीतिक सियासत किस ओर जाती है, या यूं कहें किस ओर बहती है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, चुनाव आयोग ने राज्य की वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर ली है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है और इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 7.66 करोड़ मतदाताओं की संख्या घटकर 7.08 करोड़ हो गई है, यानी लगभग 58,20,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये नाम क्यों हटाए गए और इसका असर किस राजनीतिक दल पर पड़ेगा। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है या टीएमसी के लिए बड़ी राहत? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी, हर आंकड़ा, हर राजनीतिक रिएक्शन के साथ। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने के पीछे मुख्य कारण मतदाता की मृत्यु, स्थायी पलायन, 2 जगह नाम होना और गणना फॉर्म जमा न करना। लेकिन ड्राफ्ट का आंकड़ा सामने आने के बाद कुछ और ही पैटर्न नजर आने लगे हैं। बंगाल में जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषी आबादी ज़्यादा है वहां सबसे ज़्यादा नाम हटाए गए हैं, वहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में नाम कम कटे हैं। आंकड़े देखें तो कोलकाता और आसपास की सीटों पर भारी कटौती नजर आती है। जोरा सांको 36.66%, चौरंगी 35.45%, हावड़ा उत्तर 26.89%, कोलकाता पोर्ट 26.9%, भवानीपुर 21.55%, बैरकपुर 19.1%, आसनसोल उत्तर 14.71%, आसनसोल दक्षिण 13.68%। इन क्षेत्रों में हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या अधिक है और राजनीतिक रूप से ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक मानी जाती है। वहीं मतुआ समुदाय के लिए भी ये आंकड़ा चिंता का विषय है। ड्राफ्ट के अनुसार मतुआ बहुल इलाकों में भी काफी नाम कटे हैं। दक्षिण 24 परगना की कसुआ सीट से 17.95%, सोनारपुर दक्षिण से 11.29%, उत्तर 24 परगना की वनगांव उत्तर सीट से 9.71% नाम कटे हैं। ये दोनों वर्ग हिंदी भाषी और मतुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। पूर्व सांसद और सीपीआईएम नेता सुजान चक्रवर्ती के मुताबिक हिंदी भाषी इलाके में नाम कटने का कारण ये हो सकता है कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मजदूर हैं, या हो सकता है अपनी गृह राज्यों की वोटर लिस्ट को प्राथमिकता दी हो। वहीं मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में बहुत कम नाम कटे हैं। मुर्शिदाबाद में सिर्फ 4.84% और मालदा में मात्र 6.31% नाम कटे हैं। अन्य मुस्लिम बहुल सीटों पर भी यही आंकड़ा 10% से कम है। ऐसे में टीएमसी ने इस ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में 1 करोड़ रोंगिया और बांग्लादेशी वाला दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने की भी अपील की है। टीएमसी प्रवक्ता अरुण चक्रवर्ती ने कहा कि बीजेपी का नैरेटिव झूठ पर आधारित है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से असली स्थिति सामने आ गई है। बंगाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, बांग्लादेशी नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन और टीएमसी का दबाव बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों पर पड़ा। बीजेपी ने चुनाव आयोग में पत्र लिखकर घोटाले और प्रशासनिक दखलंदाज का आरोप भी लगाया है। इसीलिए इस ड्राफ्ट के आंकड़े न केवल वोटर कटौती की तस्वीर दिखाते हैं, बल्कि आगामी चुनाव में राजनीतिक लड़ाई के रुझान भी साफ करते हैं। हिंदी भाषी और मतुआ समुदाय के कटे हुए वोट बीजेपी के लिए चिंता का विषय हैं, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कटौती कम होने से टीएमसी के लिए ये राहत का मौका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण ने
राजनीति की तस्वीर बदल दी है। 58 लाख से अधिक वोटरों के नाम कट गए हैं, ज़्यादातर हिंदी भाषी और मतुआ समुदाय के हैं, जिससे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। मुस्लिम बाहुल इलाके सुरक्षित हैं और टीएमसी इस आंकड़े को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप जारी है और अंतिम ड्राफ्ट आने तक इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ने की संभावना है। ऐसे में बंगाल के चुनावी मैदानी समीकरण अब और जटिल हो गए हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। जी हां, पीएम मोदी पहले जॉर्डन और इथियोपिया जा चुके हैं और अब उनका अंतिम पड़ाव ओमान की राजधानी मस्कट, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरे में भारत के लिए क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा है या इससे हमारी विदेशी नीति और वैश्विक उपस्थिति मजबूत होगी? आइए आपको बताते हैं मोदी की इस यात्रा की पूरी कहानी, हर घटनाक्रम और हर वैश्विक मायने के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की संसद के साझा सत्र को संबोधित किया। ये दुनिया की 18वीं संसद थी जहां किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। पीएम मोदी ने इथियोपिया को शेरों की भूमि कहा और गुजरात की अपनी जन्मभूमि से तुलना की। उन्होंने इथियोपिया की संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताया। दरअसल उनका संबोधन भारत इथियोपिया रणनीतिक साझेदारी और ग्लोबल साउथ में सहयोग पर केंद्रित था। भाषण के दौरान इथियोपिया के सांसद कई बार खड़े होकर तालियां बजाते देखे गए। इस दौरान वंदे मातरम की भी गूंज सुनाई दी और पीएम मोदी ने इसे इथियोपिया के राष्ट्रगान के साथ जोड़ा और कहा कि दोनों गीत मातृभूमि के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को विदाई दी और इस दौरान गले मिलकर उन्हें सम्मानित भी किया। आपको बता दें, इथियोपिया अफ्रीका का केंद्र है और यहां अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। भारत ने इस अवसर को अफ्रीका में अपनी आवाज बनाना और नीतियों को बढ़ावा देना बताया। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान ग्लोबल साउथ के प्रमुख खिलाड़ी हैं और भारत इन देशों के साथ गठबंधन कर रूस चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा व्यापार, शिक्षा, तकनीकी और क्षमता निर्माण पर भी केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया के ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं और भविष्य में ये और गहरे होंगे। दोनों देशों ने वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। दरअसल पीएम मोदी को विदेश में मिलने वाला ये इस साल का 9वां सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले साइप्रस, ब्राजील, नामीबिया, घाना, मॉरिशस, श्रीलंका, बारबाडोस और त्रिनिदाद ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी को 28 देशों ने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया दौरे में आतंकवाद के खिलाफ भी संदेश दिया। उन्होंने पहलगांव हमले की निंदा करने और भारत के साथ इथियोपिया की एकजुटता पर जोर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये यात्रा न केवल कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से भारत इथियोपिया रिश्तों की मजबूती, ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप और अफ्रीका मध्य पूर्व में रणनीतिक सहयोग की दिशा साफ होती है। पीएम मोदी की यात्रा सिर्फ 3 देशों के दौरे नहीं थे, ये भारत की वैश्विक रणनीतिक, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में नेतृत्व और ग्लोबल साउथ में गठबंधन मजबूत करने की कहानी है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। देश ने आज एक युग पुरुष को खो दिया। जी हां, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और कई ऐतिहासिक स्मारकों के शिल्पकार, पद्म भूषण से सम्मानित महान मूर्तिकार राम सुतार का आज निधन हो गया। 100 वर्ष की उम्र में राम सुतार अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनकी कृतियां सिर्फ पत्थर और धातु की प्रतिमाएं नहीं थीं, बल्कि हमारी इतिहास और संस्कृति का जीवंत स्वरूप थीं। राम बंजी सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुले जिले के
गौदूर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव मूर्तिकला और शिल्पकला की ओर था। मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्टिकल्चर से स्वर्ण पदक प्राप्त कर राम सुतार ने कला की दुनिया में अमर छाप छोड़ी। उनके हाथों से निकलने वाली प्रतिमाएं भारत की पहचान बनी। संसद परिसर में ध्यान मग्न मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े पर सवार विशालकाय मूर्तियां और गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी अद्भुत कृतियां उनके जीवन का हिस्सा रहीं। राम सुतार को उनके अतुलनीय योगदान के लिए 1999 पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा। उनका जीवन न केवल शिल्पकला के लिए समर्पित रहा, बल्कि उन्होंने भारत की संस्कृति और इतिहास को भी जीवंत किया। एक समय वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार थे और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मॉडल डिजाइन करते थे। 1959 में सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने पूरी तरह से कला और मूर्तिकला को अपना जीवन बना लिया। उनकी पहली बड़ी पहचान मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर बनी चंबल नदी की प्रतिमा से हुई। इसके बाद उनका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए उन्हें चुना गया और उन्होंने इसे अमर कर दिया। राम सुतार ने अपने जीवन में लगभग 50 से अधिक स्मारक और प्रतिमाएं गढ़ी, जो भारतीय इतिहास और गौरव के प्रतीक बन चुकी हैं। ऐसे में आज हम न केवल एक महान मूर्तिकार को खो चुके हैं, बल्कि एक ऐसे कलाकार को भी खो दिया है जिसने पत्थर और धातु में हमारे इतिहास और संस्कृति को जीवंत कर दिया। राम सुतार, आपके शिल्प और कृतियां हमेशा अमर रहेंगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जितनी विशाल है, आपकी कला और योगदान भी उतनी ही महान और अमर है। देश आपको नमन करता है और आपकी कला को हम सलाम करते हैं। तो आज की खबरों में हमने देखा नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को मिली राहत, पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया के बाद राजनीतिक समीकरणों की नई तस्वीर, पीएम मोदी के ग्लोबल दौरे की कूटनीतिक और रणनीतिक अहमियत, और आखिर में हम सभी ने एक महान मूर्तिकार राम सुतार को खो दिया। फिलहाल आज के खबरें अब तक में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी बैनर पर, इसी चैनल पर। तब तक बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।